किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गीत की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। यह एक छोटी सी कोशिश है, कुछ उभरते हुए कलाकारों की आवाज़, कुछ गुमनाम शायरों की आवाज़ आप तक पहुंचाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास, अगर इस बात पर विश्वास है तो फिर आरक्षण क्यों? और अगर आरक्षण है तो फिर समानता का अधिकार कहाँ है? और अगर समानता का अधिकार है तो फिर आरक्षण क्यों? आरक्षण का सही अर्थ है किसी का हक छीनकर जो हकदार नहीं उसे देना। और बेरोजगारी इसका मुख्य कारण है। जी हाँ, आप सभी समझ ही गए होंगे, हमारा आज का विषय है बेरोजगारी। तो चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करते हैं हमारे आज के अतिथि को। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म का साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने साथ होना चाहिए। और ऐसे ही विश्वास के धनी, ऐसे ही आस्था के धनी, जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर हास्य कविताओं से लोगों को, श्रोताओं का मंत्र मुग्ध कर दिया, ऐसे ही विश्वास के धनी आज हमारे बीच उपस्थित है नागपुर के मशहूर हास्य कवि कलाकार श्री नीरज व्यास जी। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को बताना चाहूँगी कि नीरज जी MA, MCOM, MPhil, PhD, BEd, इन्हें काका कालेलकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये अखिल भारतीय मंच पर विगत 40 वर्षों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में काव्य पाठ, आकाशवाणी, दूरदर्शन, वाह वाह क्या बात है, सब टीवी, इंडिया टीवी, लाइव इंडिया, UCN, B4U, बहुत खूब, इन सब पर अपना रंग जमा चुके हैं। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद मैडम। आज आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनाएंगे? देखिए, आप जो देख रही हैं, समस्या आजकल विकराल हो चुकी है। एक तरफ भ्रष्टाचार भी दिख रहा है आपको, आरक्षण की आप बताया आपने, आप बात की आरक्षण की। दूसरी ओर साहब अब देखते हैं कोरोना काल चल रहा है। हाँ जी। तो कोरोना बेसिक चीज़ जो हो रही है आजकल, कोरोना काल हो गया। लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लो, वैक्सीन लो, लोग नहीं सुन रहे। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, मास्क लगाने के बड़े फ़ायदे हैं साहब, लोग ध्यान देते ही नहीं। मेरी बात सुनेंगे तो कोरोना काल के बाद भी मास्क लगाना बंद नहीं करेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा मास्क का, एक तो कोरोना काल से मुक्ति मिलती है आपको, बीमारी आपके पास नहीं आती। बिल्कुल। दूसरा, जो उधारी लेने वाले, आपसे पैसे कर्जा लेने वाले हैं, वो आपके पास नहीं फटकते। अच्छा। और तीसरी बात है, अगर आप किसी महिला से बात कर रहे हो और बीबी की बुरी नज़र पड़ जाए उस पर, तो आप बच सकते हैं। तो ये फ़ायदे आपके अच्छा उससे होते हैं। अच्छा, वैक्सीन की बात कर रहा हूँ साहब, वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। पहले बोलते हैं 60 साल के बाद लेंगे, तो बहुत सी महिला इस डर से जाती नहीं थी कि लोगों को मालूम चल जाएगा 60 साल की हो गई मैं। अब 45 साल के बाद ही वही समस्या आ रही है। मुझे याद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगाई, तो लोग क्या कहने लगे, साहब ये तो चुनावी वैक्सीन है। मैंने कहा भैया, चुनावी वैक्सीन कैसे हो गई? देखो साहब, गमछा जो था वो असम का था। हाँ। ठीक है। और देखो, जो कुर्ता पहना तो बंगाल का था जी। एक नर्स पांडिचेरी की थी, एक नर्स केरल की थी, हो सकता है कि लुंगी तमिलनाडु की हो। तो 5 जगह चुनाव हुए और 5 जगह की आपने दे दिया। पत्नी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री टीका लगा लिया तो आप टीका क्यों नहीं लगाते? पत्नी साथ थी, उनके साथ तो कोई रिस्क थी नहीं पत्नी वाला। मेरे पास संकट की घड़ी थी। अच्छा। टीका लगा रहा था, पीछे पत्नी खड़ी थी। हाँ जी। नर्स ने टीका लगाया, बोली चुभा क्या? मैंने कहा नहीं चुभा। बोले मेरी बात तो चुभ जाती है, ये टीका क्यों नहीं चुभा? बोले दर्द हुआ था। मैंने कहा दर्द तो हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था? मैंने कहा दिल में हुआ था, जब नर्स ने बोला इंजेक्शन लगाने के 1 महीने बाद फिर से आना। तो ये दर्द कहाँ होता है? देखिए, ये तो मैं हास्य के माध्यम से ले रहा हूँ, ये समस्या गंभीर है। आप गंभीरता से लीजिए, वैक्सीन लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, मास्क तो भैया लगाइए। कोरोना काल चले भी जाए तो अभी सुरक्षा की दृष्टि से मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और आपने बात की जो मैडम बेरोजगारी की, हाँ जी, तो सबसे मैं बात करना चाहता हूँ भ्रष्टाचार की,
क्योंकि भ्रष्टाचार ही बेरोजगारी का जनक है। जी बेरोजगारी का जनक है क्योंकि शोषण जो होता है, आज देख ही रहे होंगे क्या हाल हो रहा है। मैं नाम नहीं गिनाना चाहता कौन से राज्य में हो रहा है, क्या हो रहा है, देख रहे हैं भ्रष्टाचार किस प्रकार चल रहा है। इसमें एक बहुत अच्छी रचना देना चाहता हूँ आपको। लोग कहते हैं कि हम गांधी जी के सिद्धांतों को नहीं मानते, लेकिन मैं सिद्ध करूंगा, मतलब उनकी दाद चाहिए और आप बैठे हुए उनको भी तालियों से दाद चाहिए मेरे को। बिल्कुल। कि लोग कहते हैं कि गांधी जी के सिद्धांतों को नहीं मानते, लेकिन मैं सिद्ध करूंगा कि देश के लोग, देश की जनता गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हैं। रचना देखिए साहब। हाँ जी, शब्दों पर ध्यान दीजिए कि शब्द बिल्कुल। कहाँ टूटते हैं। बिल्कुल। कि बापू आपने कहा था खादी, आपने कहा था खादी, हमने पहनकर दिखा दी, हमने पहनकर दिखा दी। आपने कहा बापू, आपने कहा विकास के लिए चरखा, विकास के लिए चरखा, हमने सही अर्थों में परखा, चर और खा। अच्छा, चर और खा। वाह। आपके सिद्धांतों को अपना रहे हैं, देश को ही चरखा रहे हैं, देश को ही चरखा रहे हैं। बापू आपने कहा था कि रिश्वत लेना अन्याय है, आपने कहा था कि रिश्वत लेना अन्याय है। अरे वाह बापू, कितनी सुंदर राय है कि रिश्वत लेना अन्याय है। अच्छा, रिश्वत बढ़िया। लेना अन्याय है, एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम है। और जितनी भी इन आय कम है, जितनी भी इन आय कम है। माना कि मेरा तर्क विचित्र है, माना कि मेरा तर्क विचित्र है। मैडम ये सुनिए, माना कि मेरा तर्क विचित्र है। अरे नोटों पर तो बापू आपका ही चित्र है, बढ़िया। नोटों पर तो बापू आपका ही चित्र है। हम तो सुबह शाम आपके पीछे भागते हैं, हम तो सुबह शाम आपके पीछे भागते हैं। ना चैन से सोते हैं ना जागते हैं, ना चैन से सोते हैं ना जागते हैं। हम तो बापू सब कुछ आपको ही अपना मानते हैं। और आप अगर पास में हो तो अपने बाप तक को नहीं पहचानते हैं। आप अगर बिल्कुल, पास में हो बिल्कुल। तो बाप तक को नहीं पहचानते हैं। मैडम ये बात बेरोजगारी की करना चाहता हूँ, हाँ जी, क्योंकि ये मेरी बहुत प्रिय कविता रही हैं और काफ़ी समय से मैंने इन कविताओं को जोड़ा है। लोग चाहते भी इन कविताओं को। दो छोटी कविता हैं और एक छोटी सी बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। आप थोड़ा सहन कीजिएगा। नहीं, आप सुनाइए, बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली इस तरह से संधि विच्छेद हमने कभी नहीं किया शब्दों का। नहीं, संधि क्या है, टीचर आदमी हूँ, संधि विच्छेद तो करता हूँ। हमारी पत्नी है वो तो हिंदी की मास्टर नहीं है। अच्छा। वो संधि विच्छेद का किसी का विच्छेद कर सकती है, उसकी चिंता मत करिए। सुनाइए। थोड़ा हाथ में निकल गया मामला। बिल्कुल सुनाइए। वे बोले हाँ, भिखारी और बेकारी में अंतर समझाइए। वे बोले कि भिखारी और बेकारी में अंतर समझाइए। हमने कहा हाथ फैलाइए, कुछ मिल जाए तो भिखारी, नहीं तो बेकारी। स्थिति क्या हो चुकी है, कुछ मिल जाए तो भिखारी, नहीं तो बेकारी। एक रचना और देता हूँ छोटी सी साहब। हाँ जी। क्या होता है, लोग बोलते हैं जो व्यंग के माध्यम से करते हैं, आप व्यंग करते हो और देश प्रेम आपके पास नहीं है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ा देश प्रेम यहाँ भी होता है। देश के बारे में बोलना, जो कमियाँ हैं वो निकालना, ये भी एक देश प्रेम है। कि एक रोज़ सुबह 2000 पढ़े लिखे बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली। 2000 पढ़े लिखे बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली। जांच की बात वास्तव में चौंका देने वाली थी। स्वर्ग में क्लर्क की एक पोस्ट खाली थी, स्वर्ग में क्लर्क की एक पोस्ट खाली थी। इसी बात को थोड़ा सा मैं हास्य के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहता हूँ साहब। हाँ कि बेरोजगारों का दर्द क्या है। सब जगह बेरोजगारी फैल रही है साहब। एक भारतीय भिखारी को, हाँ जी, मैडम, हाँ, एक भारतीय भिखारी को विदेशी आदमी से भीख मांगते हुए देख, एक भारतीय भिखारी को विदेशी आदमी से भीख मांगते हुए देख हमने ललकारा, क्यों बे, शर्म नहीं आ रही है जो विदेशी आदमी से भीख मांग रहा है? शर्म नहीं आ रही है जो विदेशी आदमी से भीख मांग रहा है? बोला बाबू मैं भीख कहाँ मांग रहा हूँ, मैं तो इनसे विदेशी सहायता मांग रहा हूँ। मैं भीख कहाँ मांग रहा हूँ, मैं तो इनसे विदेशी सहायता मांग रहा हूँ। हमने कहा भैया विदेशियों के आगे तो इस देश की टोपी तो मत उछालो, विदेशियों के आगे कम से कम इस देश की टोपी तो मत उछालो। भिखारी बोला बाबू आप ही एक 5 का नोट निकालो, आप ही एक 5 का नोट निकालो। हमने कहा भैया 50 पैसे नहीं चलेंगे, 50 पैसे नहीं चलेंगे। बोले हमें एक छोटा मोटा भिखारी समझ रखा है जो 50 पैसे लेंगे। अरे अपना नहीं तो हमारे स्टैंडर्ड का तो कुछ ख्याल करो,
अपना नहीं तो हमारे स्टैंडर्ड का तो कुछ ख्याल करो। बाबू आगे जाओ, धंधा मत खराब करो, आगे जाओ, धंधा मत खराब करो। और देखो 50 पैसे ही देना है, 50 पैसे ही देना है। तो सामने पढ़ा लिखा एक ग्रेजुएट बेरोजगार खड़ा है, 50 पैसे देना है। तो सामने एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बेरोजगार खड़ा है, जाओ 50 पैसे उसे ही टिकाओ। बेचारा 3 दिन से बिना किसी ढोंग के, बिना किसी एक्टिंग के भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। अरे हमने एडवाइस दी थी कि भैया अंधा बन जा, एडवाइस दी थी, एडवाइस तो देते हैं हम लोग। हमने कहा भैया अंधा बन जा, वो गधा असली अंधे की एक्टिंग करने लगा, असली अंधे की एक्टिंग करने लगा। लोग चोट दे गए, कुछ तो 50 पैसे डालकर 5 का सिक्का उठा कर ले गए, कुछ तो 50 पैसे डालकर 5 का सिक्का उठा कर ले गए। एक तो बाबू ऐसा निकल गया, उसका कटोरा उठा कर ले गया, एक तो बाबू ऐसा निकल गया, उसका कटोरा उठा कर ले गया। हमने समझाया कि भैया हमारे साथ मिल जा, हमने समझाया कि हमारे साथ मिल जा, जिंदगी बन जाएगी। अबे पकड़ा भी गया तो नौकरी मिल जाएगी, पकड़ा भी गया तो नौकरी मिल जाएगी। हमारे अंडर में बाबू, हमारे अंडर में बाबू 50 भिखारी काम कर रहे हैं, 50 भिखारी काम कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। उनमें कुछ तो ऐसे होनहार निकल गए कि मांगते मांगते विधायक बन गए। उसमें कुछ तो ऐसे होनहार निकल गए कि मांगते मांगते विधायक बन गए। आजकल विदेश जा रहे हैं और वहाँ से मांग मांग के ला रहे हैं, आजकल विदेश जा रहे हैं और वहाँ से मांग मांग के ला रहे हैं। मांगना हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग है, मांगना तो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग है। अब आप ही बताएं कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बुलाएं, अब आप ही बताएं कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बुलाएं। लोग भीख देकर हम पर एहसान थोड़ी कर जाते हैं। अरे 50 पैसे दे जाते हैं और 500 रुपए की दुआ ले जाते हैं। हमने कहा भैया कौन कहता है तू भिखारी है, कौन कहता है तू भिखारी है, तू तो महान है, तू तो महान है। ले भैया तू 5 का नोट जेब में रख ले, ले भैया तू 5 का नोट जेब में रख ले और दुआएं कर, और दुआएं कर कि मैं ज़िंदगी में सफल हो जाऊं, जैसे तैसे विधायक बन गया, आगे जाके मंत्री बन जाऊं, कि अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाऊं, जैसे तैसे विधायक बन गया, आगे जाके मंत्री बन जाऊं। भिखारी बोला बाबू आप अपना ये 5 का नोट जेब में रख लो, आप अपना ये 5 का नोट जेब में रख लो। आप शायद इस सिद्धांत को नहीं जानते हैं कि भिखारी कभी भिखारियों से भीख नहीं मांगते हैं, भिखारी कभी भिखारियों से भीख नहीं मांगते। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत खूब नीरज जी, मज़ा आ गया। आपकी कविताएं सुनकर मुझे अचानक एक किस्सा याद आ रहा है। कुछ हफ्ते पहले मेरे एक परिचित कवि ने मुझे कहा था, जब मैं छोटा था गीत, जब स्कूल में पढ़ता था, तो जब मेरे मन में जो आता था, जो विषय अच्छा लगता था, मैं उस पर लिखता था। कहने का अर्थ मैं सुविधा में लिखता था। थोड़ा और बड़ा हुआ, कुछ परिपक्वता आई, कॉलेज जाने लगा, तो मन में आने लगा इस विषय पर लिखूं या नहीं। किसी पर आक्षेप तो नहीं, किसी पर टिप्पणी तो नहीं। कहने का अर्थ मैं दुविधा में लिखने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, मेरी कविताएं मशहूर होने लगी, लोग मुझे कवि सम्मेलन, मुशायरों में बुलाने लगे। तो तब मुझे वहाँ पहले से ही मेरा विषय और मेरी परिधि पहले से ही समझा दी जाती थी। कहने का अर्थ मैं विधा में लिखने लगा। सुविधा से दुविधा, दुविधा से विधा, जिंदगी कब इतनी बदल गई और मेरी लेखनी कब बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। पर नीरज जी, आपकी कविताएं सुनकर बहुत मज़ा आया। बेरोज़गारी जैसे मार्मिक विषय पर किसी का नाम न लेते हुए भी आपने इतनी सरलता से हमारे श्रोताओं को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। जाते जाते आप सभी श्रोताओं को गीत के चौपाल की पूरी टीम की तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले हफ्ते फिर रूबरू होंगे एक नए विषय को लेकर, एक नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ मैं गीत उर्फ गीतांजलि, गीत की चौपाल से नमस्कार। देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए गीत की चौपाल। धन्यवाद।